आखिरकार वो दिन आ गया जिसका सभी को इंतजार था। चाहे वो ईरान का इंसान हो, अमेरिका का हो, इजराइल का हो या दुनिया में किसी भी जगह का, किसी भी देश का व्यक्ति हो, उसकी ये उम्मीद थी और उसकी चाहत थी कि जल्द से जल्द ये जो वॉर चल रही है ईरान, इजराइल, अमेरिका, ये खात्मा हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, आखिरकार वो दिन आ गया जिसका सभी को इंतजार था। चाहे वो ईरान का इंसान हो, अमेरिका का हो, इजराइल का हो या दुनिया में किसी भी जगह का, किसी भी देश का व्यक्ति हो, उसकी ये उम्मीद थी और उसकी चाहत थी कि जल्द से जल्द ये जो वॉर चल रही है ईरान, इजराइल, अमेरिका, ये खात्मा हो जाए। क्योंकि इससे तीन देश जहां ये जंग चल रही है वो तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा प्रभावित थे। उसके अलावा जो ईरान ने रणनीति अपनाई सऊदी अरब में हमला करने की, बहरीन में, जॉर्डन में, सीरिया में, इराक में, कुवैत में, कतर में, ये भी उसने इन्वॉल्व कर लिए इस वॉर के अंदर। और तीन देश तो ऑलरेडी लड़ रहे थे, यानी 11 से 12 देश तो इस वॉर में डायरेक्टली इंपैक्ट हो गए, जो या लड़ रहे हैं या जिनमें मिसाइलें गिर रही हैं। अब इसके बाद बाकी दुनिया के जो देश थे वो भी इंपैक्ट हो रहे हैं। अब वो इंपैक्ट कैसे हो रहे हैं? वो इंपैक्ट ऐसे हो रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन हो या एशियाई कंट्रीज हो, सब देशों के जो रास्ते हैं तेल निकलने के, स्पेशली क्योंकि मिडिल ईस्ट कंट्रीज से सबसे ज्यादा तेल निकलता है और तेल बिकता है दुनिया में, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, क्रूड ऑयल हो, एलपीजी हो, एलएनजी हो, तो हर देश में इसका प्रभाव पड़ रहा था। और फाइनली ये वॉर बंद हो गई। अब इस वॉर में असल विजेता कौन है? क्या डोनाल्ड ट्रंप हारे? क्या ईरान हारा? क्या इजराइल हारा? और कौन आखिर झुका? तो इस पे मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा और फिर आप खुद एनालाइज कीजिएगा कि कौन इसमें जीता है और कौन इसमें हारा है। पर सबसे पहले ये जो वॉर रुकी है, इसमें एक पोस्ट किया भिखारिस्तान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, और उस पोस्ट में साफ दिख रहा है कि वो पोस्ट अमेरिका ने उनको दिया था कि पोस्ट कर दो। और उस पोस्ट में लिखा था कि जो लड़ाई है इसको रोक दो और इसकी बातचीत के लिए थोड़ा और वक्त दो ईरान और अमेरिका को। तो पाकिस्तान जो इसमें बिचपतिया या बिचौलिया या मीडिएटर बनने का जो क्रेडिट ले रहा है, दरअसल वो मीडिएटर नहीं है, वो एक कठपुतली है जो अमेरिका की है, और असली मीडिएटर जो है वो चाइना है। अब क्योंकि चाइना का पाकिस्तान भी कठपुतली है, कठपुतली तो पाकिस्तान चाइना का भी है, अमेरिका का भी है और सारे शेखों का भी है, यानी जितने भी ये यूएई, सऊदी अरब, जितने भी ये शेख हैं, अमीर हैं, इन सब के पाकिस्तान तंगड़ चाटता है, तभी जिंदा है बीक पे। खैर एनीवेज, तो दिखाया जा रहा है कि अब पाकिस्तान के अंदर मीटिंग होगी 10 तारीख को, 10 अप्रैल को। आज है 8 अप्रैल, परसों है 10 अप्रैल। 10 तारीख को मीटिंग होगी पाकिस्तान के अंदर, और वो मीटिंग होगी जिसको अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस जो वाइस प्रेसिडेंट है वो लीड करेंगे, साथ में उनकी एक पूरी टीम होगी। इसके अलावा ईरान की तरफ से एक उनके संसद के अभी जो लेटेस्ट चीफ है वो, और एक उनके विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची, ये दोनों लीड करेंगे, बातचीत करेंगे। और उसके बाद ये तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से ये वॉर परमानेंटली क्लोज किया जाए। क्योंकि फिलहाल ये 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ है। 2 हफ्ते इसलिए कि इस दौरान बातचीत की जाए, समझा जाए, निकला जाए, और कैसे इसको रोक सकते हैं परमानेंटली, ये बात की जाए। अब यह कमाल की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे हम रिजीम चेंज करेंगे, फर्स्ट डे उनका वक्तव्य था कि मैं रिजीम चेंज करूंगा ईरान की, वो रिजीम चेंज तो नहीं करके आए। बदले में हार्मुज स्ट्रीट जो इस वॉर से पहले दुनिया के लिए फ्रीली ओपन थी, उस पर कोई टैक्स नहीं था, कोई पैसा नहीं था, अब दुनिया उस पर पैसे पे करेगी। और कमाल की बात यह है कि $20,000 एक जहाज से ईरान टैक्स लेगा या बिल लेगा या टोल टैक्स कह दीजिए आप उसको। और इसके लिए बाकायदा ईरानी संसद में बिल पेश भी हो गया और बिल पास भी हो गया। यानी भविष्य के लिए ईरान ने अपनी एक इनकम सेट कर ली कि रोज रोज कौन जाएगा यार कमाने, क्यों ना टोल ही ले ले, रास्ता तो बढ़िया है ही हमारा ये। और आपको जान के अच्छा लगे या हैरानी हो कि हार्मुज स्ट्रीट से हर रोज कम से कम 100 जहाज निकलते हैं। 100 जहाज से 120 जहाज, 150 जहाज तक निकलते हैं डेली, और ये निकला करेंगे ईरान की नजरों के सामने से। और हर एक जहाज से $20 लाख लेगा ईरान। तो $20 लाख एक जहाज से, तो 100 जहाज से 20 लाख इंटू 100, यानी तकरीबन $2 मिलियन रोज के, $203 मिलियन। अब कमाल की बात ये है कि ईरान इसकी जो ये प्रस्ताव था इस पर अमेरिका एग्री कर गया।
हाँ ठीक है, डिटेल बातचीत होंगी, मालूम पड़ेगा कि क्या एक टोल होगा या नहीं होगा, और हो सकता है कि अमेरिका को भी कोई सहूलियत दी गई हो। ऑफ कोर्स, जाहिर सी बात है, सब कुछ तो नहीं खोएगा अमेरिका। अब उनको या तो उस टोल टैक्स में से कट मिलेगा कि आपका हो गया या हमारा हो गया, या ईरान अपने तेल पर कुछ डिस्काउंट देगा अमेरिका को, या अमेरिका और इसराइल के लिए कुछ अमेरिका के जहाज़ों को फ्री जाने होगा। कुछ भी इस तरीके की बातचीत होंगी, वो मालूम पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो लब्बो लुबाव है इस डील का वो ये है कि 2 हफ्ते के लिए सीज फायर हो गया है अमेरिका ईरान के बीच। 2 हफ्ते अब कोई वॉर नहीं होगी अमेरिका और ईरान में, इसराइल में भी। और 2 हफ्ते के अंदर परमानेंट सीज फायर कैसे हो, परमानेंट युद्धबंदी कैसे हो, इस पर डिस्कशन भी होंगे। लेकिन इस दौरान मिसाइलें, बम, गोले बारूद ये सब तो बंद है, पर जवानी जंग अभी तेज चल रही है, और वो होती होगी भी, क्योंकि हर देश ये क्लेम करेगा कि हम जीते। ईरान में लोग जश्न मना रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका को हरा दिया, इसराइल को हरा दिया। हालांकि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को लोग घेर रहे हैं कि तुम यार करके क्या आए हो। अभी कल रात की बात है, कल रात डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि आज रात 12 बजे तक अगर ईरान ने हमारी शर्तें नहीं मानी, सीज फायर नहीं किया, तो एक देश, एक सभ्यता खत्म हो जाएगी। और ठीक उनकी डेडलाइन के 1.5 घंटे पहले उन्होंने ट्वीट कर दिया कि ईरान और अमेरिका के अंदर सीज फायर हो गया है, अब ये वॉर रुकेगा, और 2 हफ्ते के अंदर हम बाकी क्या कंडीशंस होंगे, क्या डील्स होगी, वो तय कर लें। हालांकि इस दौरान ये डील साइन होने के बावजूद इसराइल ने लेबनान में हमले जारी रखे हैं। लेबनान बमबारी कर रहा है इसराइल, और इसराइल ने कहा कि लेबनान जो है वो इस डील का हिस्सा नहीं है, और ईरान कह रहा है कि हमारे जो ट्रिगर हैं, जो फिंगर है, वो ट्रिगर्स पर ही हैं, और अगर लेबनान में हमले बंद नहीं किए इसराइल ने, तो हम तेल अवीव पर मिसाइल फायर करेंगे। अब मुद्दा ये है कि क्या लेबनान में जंग जारी रहेगी या रुक जाएगी, ये तो डिस्कशन के बारे में बाद मालूम पड़ेगा। ठीक है, ये होता भी है कि भाई लड़ाई रुकी है तो कुछ अभी चीज़ें चलेंगी। जैसे भारत पाकिस्तान में भी सीज फायर जब हुआ था तो 1-2 हमले भी हो गए थे, उसके बावजूद तो होता रहता है ये। अब ईरानी सभ्यता मिटाने चले थे और डोनाल्ड ट्रंप, और अब कह रहे हैं कि ईरान का स्वर्णिम युग आ गया, बिकॉज ईरान ने एक 10 सूत्री फॉर्मूला दिया है, 10 पॉइंट्स दिए हैं। उन्हें पहला तो यह है कि ईरान को गारंटी मिले कि हमेशा के लिए ईरान पर हमला नहीं होगा, और गारंटर कोई अच्छा देश बने, कोई तगड़ा देश बने। तो पाकिस्तान की तो कोई वैल्यू नहीं थी एज मीडिएटर ना एज गारंटर। तो ईरान ने कहा कि चाइना जैसा देश हमें गारंटी देता है तो हम सोच सकते हैं, और चाइना ने उनको गारंटी दी है कि अगर अमेरिका इस बार हमला करता है तो फिर चाइना उनके साथ लड़ेगा। तो इस गारंटी के बाद ईरान एग्री हुआ है। अब चाइना के जगह कठपुतली पाकिस्तान इस डील को करा रहा है, जो भी है ठीक है। इस्लामाबाद में मीटिंग होनी है ये 10 तारीख परसों, और काफ़ी तेज़ी से चल रही है इसकी 14 तैयारियां की है, हम कैसे डील होंगी, कैसे बातचीत होंगी। जाहिर सी बात है ईरान भी अपने पॉइंट्स तैयारी कर रहा है। ईरान का दूसरा पॉइंट था कि हार्मोज स्ट्रीट ईरान के कंट्रोल में रहेगा, कंट्रोल में है, और अब ईरान उस पर टोल टैक्स लेगा, यानी हार्मोज स्ट्रीट पहले जैसा कभी नहीं होगा। जो ईरान ने पहले भी कहा था कि ये जो चीज़ है वो सेम कभी नहीं होगी वापस। तीसरी चीज़, ईरान ने कहा कि जो हम परमाणु कार्यक्रम चला रहे थे, हम जो यूरेनियम संवर्धन कर रहे थे बिजली बनाने के लिए, वो हम करेंगे, हमें जारी रखेंगे। हाँ, इसकी जो देख रेख है या चेक करने का जो चीज़ें हैं वो इंटरनेशनल कम्युनिटी कर सकती है, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। तो अमेरिका जाहिर सी बात है इससे एग्री कर सकता है, या कितना एग्री करता है मालूम पड़ेगा परसों के दिन जब ये फुल एंड फाइनल सीज फायर के बारे में बातचीत होंगी। उसके बाद ईरान ने कहा कि हम अपने मिसाइल प्रोग्राम को बिल्कुल लिमिट नहीं करेंगे, और जाहिर सी बात अब तो बिल्कुल नहीं करेंगे वो, क्योंकि मिसाइलों के दम पर ही उन्होंने अमेरिका और इसराइल को रोका है। तो कोई भी देश अपना जो प्रमुख हथियार है, जो मेन वेपन है, उसे तो कभी भी ड्रॉप नहीं करेगा। वो भी इसलिए कि क्योंकि अमेरिका चाहता है, बिल्कुल भी नहीं होगा। और ईरान ने बोल दिया कि हम अपना हॉर्मोज स्ट्रीट खोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और ये होगा ईरान की देखरेख में। अब हुआ ये है कि दरअसल कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो छटपटाने लगे थे, तड़पने लगे थे इस वॉर को रोकने के लिए। ईरान ने तैयारी कर रखी थी इस वॉर की 6 महीने के लिए। हालांकि हो सकता है कि 2 महीने 3 महीने लगे, वो भी थक जाते, पर उन्होंने कहा, उनके बयान से लगा कि वो रेडी है इस वॉर को 6 महीने लड़ने के लिए। और जब वो डिस्ट्रक्शन की चीज़ पे लड़ रहे हैं कि हम डिस्कशन एंड तक चलेंगे, लड़ाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर ये सरेंडर कौन करा? क्या अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप अपने घर में फंस गए थे, उन्हें वहाँ से निकलना था इसलिए ये किया, या फिर जो ईरान है उन्होंने सीज फायर की मांग की? अब जाहिर सी बात है अमेरिकन तो यही कहेंगे कि ईरान ने सीज फायर मांगा, हमने तो कुछ नहीं कहा था, हम तो सीज फायर के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहे थे, हम तो मारने को तैयार थे, फिर हम ईरान झुक गया, ईरान ने अपनी हार मान ली, हम रुक गए, यही बोलेगा। ईरान बोलेगा कि अमेरिका से हम तो लड़ने को तैयार है, हम लड़ाई कर रहे थे, हमने सीज फायर मांगा भी नहीं।
अमेरिका ने इसको मांगा, अमेरिका ने किया। खैर जो भी हो, अच्छी बात है। अब हर देश यही बोलेगा कि हम जीते और हम जीते। बहरहाल लब्बो लुबा इस बात का ये है कि सीज फायर हो गया है। और असलियत में मुझे जो लगता है कि ईरान की बातें ज़्यादा मानी गई हैं, बल्कि ईरान आप कह सकते हो कि 10 में से 8 पॉइंट ईरान के ही मान जाएंगे, 2 पॉइंट अमेरिका के मान जाएंगे। बिकॉज अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को इस युद्ध से बाहर निकलना था, हर हाल में निकलना था। निकलना इसलिए था कि वो फंस गए थे, उनकी दुम दब गई थी और अमेरिका में से घोर विरोध हो रहा था। अमेरिका में लोग कह रहे थे भाई आप कैसे नेता हो, आप पहले तो इसराइल की वॉर में कूद गए, आप वॉर इसराइल की थी, आपकी नहीं थी। फिर अगर कूद गए तो जीत के आते, आप हार के आ गए, आप हारमूज स्ट्रीट छुड़वा के आ गए। और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं या डिफेंस सेक्रेटरी है अमेरिका के, पीट हेगसेथ, वो कह रहे हैं हमने 10% सैनिक यूज़ की और ईरान बहुत बुरी तरह हार गया। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट, और उनका जो लीडर है वो घायल है। ईरान के कारखाने जो हैं वो पूरी तरह ख़त्म हो चुके हैं और हमने इसलिए भी डील मान ली क्योंकि हमें ईरान के ऊपर तरस आ गया। कौन मानेगा तुम्हारी बातें यार, ये कौन मानेगा? तुम दुनिया को पागल समझते हो क्या अमेरिकन? तुम कह रहे हो तुमने 10% आग का इस्तेमाल किया होगा, ठीक है, तुम्हारी पावर ज़्यादा है, लेकिन तुमने 10% किया हो या 20% किया हो, ईरान तुमसे हारा तो नहीं है, बराबर से फाइट करी है, ठीक है। उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, एयरफोर्स नहीं है, नेवी भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी तुम लोगों की है, बट मिसाइलों के दम पर, ड्रोन के दम पर उसने आपको झुका दिया। अब ये अलग बात है कि एक कौम होती है वो कहती है हम लड़ेंगे चाहे हम मरें, बर्बाद हो जाए। दूसरी कौम कहती है कि नहीं यार हम लड़ाई को बंद करेंगे, ख़त्म करेंगे, हम लड़ाई नहीं चाहते हमेशा की लड़ना। ये एक अलग पॉइंट हो सकता है। इस पर यू कैन बी एग्री और डिसएग्री, आई कैन अंडरस्टैंड कि अमेरिका ज़्यादा लचीला है कि चलो यार ख़त्म करते हैं, कितना लड़ना है, और क्या लड़ते लड़ते ईरान को बर्बादी कर देना है, क्या लड़ते लड़ते वो करना है जो ईरान ख़त्म हो जाए एकदम, या फिर ईरान के साथ वो डील करनी है जिसमें अमेरिका का फ़ायदा भी हो, ईरान का फ़ायदा भी हो। अमेरिका का फ़ायदा क्या होता है? अमेरिका चाहता है कि डॉलर्स के थ्रू तेल का व्यापार हो दुनिया में जहाँ भी हो। तो अगर ईरान एग्री करता है कि उनका तेल जो है डॉलर बिकेगा तो बस कहानी खत्म। यही उनकी पहला पॉइंट था। दूसरा, अगर हॉर्मुज स्ट्रीट इसके बदले ईरान चाहता है लेना तो ले ले, बिकॉज अमेरिका क्या दिक्कत है? अमेरिका के कौन से जहाज निकलने वहाँ से? अगर 100 जहाज निकलते दिन में से 5 जहाज निकलते होंगे। अमेरिका को तेल की रिक्वायरमेंट तो है नहीं सऊदी अरब के या कतर किसी के भी, तो अमेरिका के पास सारे तेल, LPG, LNG उसके खुद के पास है, तो ये सब चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ईरान की शर्तें मानी गई हैं, इस पर कोई डाउट नहीं है। ईरान इस वॉर में जीत के निकला है मेरी नज़रों में। अमेरिका शायद हार गया है, या आप कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप हार गए हैं, क्योंकि या तो आप जो कहते हो करते, या आप हॉर्मुज स्ट्रीट खुलवा लेते फ्री ऑफ फंड में। अब हॉर्मुज स्ट्रीट का क्या हुआ है परसों मालूम पड़ेगा, ये फ्री में खुला है या ये पेड है, रहेगा पेड हमेशा के लिए। दिक्कत है किसके लिए होंगी? दिक्कत होंगे हमेशा के लिए उन देशों की जहाँ से वहाँ से व्यापार होता है, अंदर के देश भी। हालांकि ईरान ने बोला है कि वो जो टोल टैक्स लेगा उसमें ओमान का भी हिस्सा रहेगा, तो ओमान को बैठे बैठाए प्रॉफिट मिल गया। लड़ाई लड़ी अमेरिका ने, ईरान ने, कुछ हिस्सा ओमान को मिल जाया करेगा। मैं कहता हूँ 5% ही मिल जाए, खुश है, उसमें क्या करना है? फ्री के आ रहे हैं जो भी आ रहे हैं, पहले तो आ नहीं देते। तो एक ये भी है। और ओमान क्यों फिर ऑब्जेक्शन उठाएगा इस बात पे? वो कहेगा ठीक है यार ले लो पैसे, क्या दिक्कत है, क्या फर्क। और हॉर्मुज स्ट्रीट पर ईरान का कंट्रोल रहेगा हमेशा के लिए, इस पर एग्रीमेंट हो जाएगा अमेरिका का, तो अमेरिका इस पर भी ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात होनी है, इस वॉर के बाद दुनिया सेम नहीं रहेगी। दुनिया में बहुत सारे शक्ति संतुलन जो है चेंज होंगे, कई सारे संगठन बनेंगे, कई सारे टूटेंगे, और एक उनमें से ये है कि नाटो से अब अमेरिका हट सकता है, और नाटो विल नॉट बी द सेम। जैसा वॉर के अंदर नाटो के देशों ने सपोर्ट नहीं किया यूएस को, यूएस ने उससे पहले ग्रीनलैंड मांग लिया था, कई चीज़ें कर ली थी, तो वो चीज़ चल रही थी। अब अमेरिका ने कहा था हम रिजीम चेंज कर देंगे, पहले भी खामनेई थे, अब भी खामनेई है, हाँ ठीक है। आयतुल्लाह अली हुसैनी खामनेई थे पहले लीडर, अब उनके बेटे मुस्तफा अली खामनेई है, खामने का खामनेई आए हैं, तो रिजीम चेंज हो ही नहीं है। बहरहाल मेरे हिसाब से अमेरिका को इस वॉर के बाद कुछ हाथ लगा नहीं है, और जितनी उन्होंने जिद कमाई थी वेनेजुएला के ऊपर हमला करके उनके प्रेसिडेंट को 2 घंटे उठा के ले जाने का, उतनी उन्होंने अपनी इज्जत धुलवा दी है ईरान के अंदर। और रशिया और चाइना को समझ में आ गया है कि ईरान अमेरिका की कमजोरी क्या है, डोनाल्ड ट्रंप की वीकनेस क्या है। डोनाल्ड ट्रंप कैन नॉट फाइट ए लॉन्ग वॉर। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, ज़्यादा लंबी लड़ाई उसको बस की नहीं है। जहाँ वो दिक्कत आती है वो फंस जाता है, जहाँ प्रेशर आता है वो डूब जाता है, और इस बात का अब फ़ायदा उठाया जाएगा चाइना और रशिया के थ्रू। अब मुझे लगता है कि अब जब तक डोनाल्ड ट्रंप लीडर हैं अगले 2.5-3 साल, तब तक अमेरिका को रशिया और चाइना एंगेज रखेंगे, कभी इकोनॉमिक वार में, कभी रियल वॉर में, पर ये रहेंगे बिजी। अब लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्या होता क्या नहीं होता। जय हिंद, जय भारत।